नमस्कार संगवारियों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। मैं चेतन साहू। चलो देखते हैं, आज पढ़ते हैं कल्पित कार्य किसे कहते हैं। ठीक है, कल्पित कार्य की परिभाषा एवं सिद्धांत, बेसिक चीज पढ़ेंगे आज इसके बारे में। तो देखते हैं इसकी परिभाषा। पिंड यथार्थतः विस्थापित नहीं होने पर कार्य को कहते हैं कल्पित कार्य। ठीक है, तो इसमें समझा कह रहे हैं किसी साम्य स्थिति में कुल जो निकाय के अलग अलग बिंदुओं पर जो बल लगता है उसके द्वारा जो पूर्ण कार्य होता है, तो उस पूरे कार्यों का योग, अलग अलग बल के द्वारा लगाए गए कार्यों का योग होता है शून्य। लेकिन साम्य अवस्था में क्वेश्चंस को हल करने के लिए इसको एक अल्प विस्थापन करके इसका समीकरण निर्माण किया जाता है और आगे क्वेश्चन को हल किया जाता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं कल्पित कार्य। ठीक है, अब इसको ऐसे कैसे समझ सकते हैं, जैसे कि कार्य का ना होना लेकिन बल लगना। जैसे कि ये इसको पेल रहा हूँ, इस दीवार को पेल रहा हूँ मैं, तो इसको ढकेलने से क्या होगा, मेरे से कुछ कार्य हो रहा है क्या? विस्थापन तो जीरो है, कार्य भी जीरो होगा। अब ये डस्टर ऐसे रखा हुआ है, ये देखिए ये डस्टर है ऐसे रखा हुआ है चुपचाप, कार्य होना जी कार्य नहीं होगा, क्योंकि ये डस्टर जो है नीचे क्रिया बल लगाता है और ये मेरा जो हाथ है ये प्रतिक्रिया बल ऊपर, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दी, तो ये कार्य नहीं होगा। क्योंकि बल गुणा विस्थापन बराबर कार्य होता है। अगर विस्थापन ही नहीं होगा तो कार्य नहीं होगा। ठीक है, देखो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगा रही है। ठीक है, लेकिन पुनः वापस वही अवस्था में आ जाती है जहां विस्थापन शून्य हो जाता है। लेकिन तो इस स्थिति में टोटल कार्य का मान जो होता है शून्य होगा। ठीक है, कार्य नहीं होगा। लेकिन उसके कई ठोक व्यंजक में देख चुके हैं हम लोग पिछले क्लासेस में कि हम लोग जो विस्थापन है उसको कल्पित कार्य के रूप में लेकर इसको विस्थापन को लेते थे। ठीक है, अब आपको जैसे कि एक डोरी है ऐसे तान के खींच दिया, ठीक है, तो उसमें भी कार्य नहीं होगा। कैसे समझा, देखो ये एक डोरी है ए बी, ठीक है, इसको इस प्रकार से इस तरफ ऐसे बल लगा दिया, ठीक है, ए ऐसे बल लगा दिया, तो यहाँ पास आ गया इसकी स्थिति। ठीक है, ए डेश और ये बी डेश। ठीक है, यहाँ पास से ऐसे इसको इस प्रकार से आगे बढ़ा दीजिए। ठीक है, यहाँ पास से ऐसे रेखा खींच दीजिए। इसको जो नाम दिया है एम, ये वाला है एल, इसको एन नाम दे दिया। ठीक है, यहाँ पर जो कोण बन रहे हैं वो थीटा कोण बन रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कुल कल्पित कार्य जो होगा, ठीक है, कल्पित कार्य जिसका मान शून्य आना तय होता है, तो इसका कुल कल्पित कार्य मतलब कल्पित कार्य जो बैलेंस से काम करता है, जिसको अल्प विस्थापन द्वारा समीकरण स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कल्पित कार्य हो जाएगा। देखो यहाँ पास से अगर ऐसे खींचेंगे, यहाँ पास से, ठीक है, ये डोरी है, इसको ऐसे खींचेंगे तो इधर से तनाव होगा। ठीक है, तनाव जो एक दूसरे को जोड़ने का प्रयास करेगा। ठीक है, इधर से तनाव होगा टी, इधर से भी टी, बी से एक दिशा की ओर और ए से बी दिशा की ओर, दोनों ओर तनाव होगा। ठीक है, टेंशन उत्पन्न होगा। अब इसमें कुल कार्य क्या होगा, देखिए यहाँ ए के द्वारा लगने वाला कुल कार्य ए बिंदु के कारण क्या होगा, ए टी ए एल। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी एल। ठीक है, और जो बल लग रहा है, ठीक है, बल जो है टी है ना, और ए एल इसका विस्थापन है। ठीक है, ये देखिए ए बिंदु का विस्थापन ए से एल तक हुआ है। ठीक है, इसलिए विस्थापन को यहाँ तक लिए है। और ये देखिए ये जो है ऋणात्मक दिशा में तनाव की शुरू उत्पन्न हो रही है, ऋणात्मक दिशा, माइनस टी लगा दीजिए यहाँ पास। और यहाँ बी का विस्थापन कहाँ से कहाँ तक हुआ है, बी एम तक। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हुआ है बी एम। ठीक है, टी ए एल का मान क्या होगा, ए बी माइनस एल बी, ए बी माइनस एल बी। ठीक है, ए बी माइनस एल बी माइनस बी एम का मान क्या होगा, बी एम का मान एम एल माइनस बी, एम एल माइनस बी एल। ठीक है, बी एल। ठीक है, इसको इस प्रकार से ले सकते हैं बी एल करके।
ठीक है, तो ये कट जाएगा और क्या बचेगा टी ए बी माइनस एम एल, ठीक है, और ये टी ए बी। देखिए एम एल का मान, देखिए यहाँ से यहाँ तक एम एल का मान किसके बराबर हो रहा है, ए बेस एन के बराबर हो रहा है ना। इसको आगे लिख रहा हूँ ए बी माइनस ये ए डेस एन का मान क्या हो जाएगा, ए डेस एन का मान ये ए डेस बी डेस कॉस थीटा, ठीक है, ए डेस बी डेस कॉस थीटा। ओके, अब इसमें ए बी को कॉमन निकाल लिया, ठीक है, ए बी कॉमन निकाल लिया, अंदर में क्या बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि ए बी और ए डेस बी डेस बरोबर है, ठीक है, बरोबर है। अब t इंटू ए बी ये हो जाएगा 1 माइनस, ये होता है 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस थीटा क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल माइनस ये ऐसे बढ़ते जाएगा, ठीक है, ये थीटा की घात 4/4 फैक्टोरियल प्लस थीटा की घात 5/5 फैक्टोरियल, तो ये कट जाएगा, है ना, और ये जो माइनस है अंदर जाके गुणा होकर ये प्लस होगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ऐसे बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो ये थीटा के उच्चतम घातों के लिए, थीटा के उच्चतम घातों के लिए जो कुल कल्पित मान को, कुल कल्पित कार्य के मान को शून्य कर सकते हैं ना, अधिकतम घात के लिए, ठीक है, इस पदों को शून्य ले सकते हैं, ठीक है, तो कुल कल्पित कार्य का मान शून्य हो जाता है, ठीक है। चलिए अब इसका सिद्धांत देख लेते हैं, ठीक है। एक कण क्रियाशील अनेक संख्यक समतलीय बलों के अंतर्गत उसकी साम्यावस्था के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध यह है कि एक अल्प विस्थापन में बलों द्वारा किए गए कल्पित कार्यों का योग निकाय की ज्यामितीय स्थिति की संगतता को बनाए रखते हुए शून्य होना चाहिए, ठीक है, जो पहले से बता चुका मैं, जो टोटल बल लग रहा है निकाय के सभी बिंदुओं पर, ठीक है, उस सब के द्वारा लगने वाला जो कार्य है उसका टोटल योग जो होना चाहिए वो शून्य होना चाहिए, साफ साफ बोला है, ठीक है। ये एक ग्राफ खींचेंगे यहाँ से, ठीक है, इसको ऐसे बढ़ा, जैसे कि यहाँ पास बहुत सारा बिंदु है यहाँ, ठीक है, ये एक्स अक्ष है, वाई अक्ष जानते छो, ये बहुत सारा बिंदु है यहाँ A1 A2 A3 A4 A5 ऐसे बहुत सारा बिंदु है, जैसे इससे लग रहा है F1 बल लग रहा है, ठीक है, इससे F2 बल F2, इधर इससे F4, इसके द्वारा इस बिंदु पे लग रहा है F3 बल, इस बिंदु पे लग रहा है F5 बल, ठीक है। इसको अलग अलग, जैसे एक मात्र है इस बिंदु के लिए लूं A1 बिंदु के लिए, तो इसके निर्देशांक जो हो जाएगा x1 y1, ठीक है, इधर x अक्ष में जो बल लगेगा उस वो मान हो जाएगा, देखिए F को ऐसे है तिरछा है, x अक्ष में जो लगेगा वो x1 होगा, ठीक है, x1 में जो बल लगेगा, और y अक्ष में जो बल लगेगा वो होगा y1, ठीक है, इस प्रकार से निर्धारित होगा। अब देखिए ये जो A1 है, ठीक है, ये A1 है, यहाँ से ऐसे थीटा कोण बनाता है, ठीक है, अगर इस पे थोड़ा सा कल्पित कार्य के लिए थोड़ा सा विस्थापन कर दिया जाए, थोड़ा सा यहाँ पास विस्थापन कर दिया जाए, जिसके कारण ये आ जाता है बिंदु A डेश A1 डेश पर आ जाता है, तो इसका स्थिति निर्देशांक हो जाता है x1 डेश y1 डेश, ठीक है। अब चूंकि ये थोड़ा इसमें कल्पित कार्य के लिए थोड़ा सा विस्थापन किए, तो इस बिंदु का जो घूर्णन है, ठीक है, यहाँ पास हो जाएगा घूर्णन, थोड़ा सा घूर्णन हुआ है, ठीक है, यहाँ पास ओमेगा बन जाएगा, और इस बिंदु को ले लीजिए P1, ठीक है। अब ऐसे इसका क्षैतिज अक्ष के समांतर इस बिंदु से लेते हुए ऐसे रेखा खींचना है, ऊर्ध्वाधर के समांतर ये ऐसे रेखा खींचना है, ठीक है, और या इसको Q1 नाम दे दीजिए और इसको मिला दीजिए, ठीक है। अब यहाँ से देख पा रहे होंगे यहाँ जो कोण बढ़ रहा है, ठीक है, दोनों के योग के बराबर हो रहा है, ठीक है, ये हो जाएगा ओमेगा प्लस थीटा
1 ले लीजिए, क्योंकि ये F1 बल के कारण θ1 कोण लग रहा है। ठीक है, अब हमको निकालनी है इसकी स्थिति, ये जो नए बिंदु प्राप्त हुई है ना अल्प विस्थापन के कारण, उसकी स्थिति ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम पहले x1 के लिए निकाल लेते हैं। x1 डेश इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ जो अगर विस्थापित किए अल्प विस्थापित, तो x अक्ष से कितना विस्थापित हुआ है अल्फा, और y अक्ष से इधर से कितना विस्थापित हुआ है, कितना विस्थापित हुआ है बीटा मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से P बिंदु से x अक्ष पर ये लंबवत रेखा खींच लीजिए, इसको M नाम दे दीजिए, यहाँ पर मूल बिंदु को O नाम दे दीजिए। ठीक है, अब इसका जो मान हो जाएगा ये हो जाएगा, देखिए OM, ठीक है, प्लस P डेश Q डेश। ठीक है, यहाँ से ऐसे पूरी दूरी निकालना है, तो यहाँ से आता OM प्लस यहाँ से यहाँ तक P डेश Q डेश, तो OM इक्वल निकलेगा OM। देखिए OM क्या है, ये आधार जा रहे हैं ना, इसका जो विकर्ण है क्या है, इसको ले लीजिए, विकर्ण जो है स्थिति R1 ले लीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा R1 cos ये θ1 प्लस ओमेगा। ठीक है, ये PQ है प्लस अल्फा। ठीक है, इसको अच्छे से तोड़ लीजिए, हो जाएगा R1 cos θ1 cos ओमेगा माइनस R1 sin θ1 sin ओमेगा प्लस अल्फा। अब चूंकि थीटा अति अल्प है, ये सॉरी ओमेगा अति अल्प होगा। ठीक है, क्योंकि विस्थापन बहुत अल्प नहीं है, इसलिए ओमेगा अति अल्प होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, cos ओमेगा इक्वल टू 1 हो जाएगा और sin ओमेगा इक्वल टू ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, इसके इक्वल हो जाएगा R1 cos θ1। ठीक है, इसका मान तो एक ही चीज एक लिए है ना, क्योंकि ओमेगा का मान बहुत अल्प, तो ये माइनस R1 sin θ1 ओमेगा प्लस अल्फा। ठीक है, ये हो जाएगा R1 cos θ1 इक्वल टू ये x1 हो जाएगा माइनस ये y1 ओमेगा। ठीक है, इतना मान जो है प्लस अल्फा। अब ये y1 डेश का मान निकालते हैं, क्या प्राप्त होगा y1 डेश का मान, यहाँ से लेकर पूरे यहाँ तक की दूरी, तो इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, पहले यहाँ से यहाँ तक की दूरी pm निकालना होगा। ठीक है, ये pm प्लस अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, a1 डेश q1। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो क्या दिखा रही है, लंब दिखा रहे हैं, और कोण है θ1 प्लस ओमेगा कोण है। ठीक है, ये दिखा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, इधर R1 साइन लंब है, तो क्या हो जाएगा साइन θ1 प्लस ओमेगा, और ये यहाँ से यहाँ तक की जो भी दूरी है वो बीटा है। ठीक है, प्लस बीटा हो जाएगा pm। ठीक है, अब इसको तोड़ लेते हैं अच्छे से, R sin θ1 cos ओमेगा प्लस R cos θ1 sin ओमेगा प्लस बीटा। ठीक है, अब इसका यही लॉजिक लगाएंगे। ठीक है, ये R1 sin θ1 हो जाएगा प्लस R cos θ1 और ये ओमेगा। ठीक है, प्लस बीटा, तो ये हो जाएगा ये y1 प्लस ये R1 है ना, तो ये x1 ओमेगा प्लस बीटा। ठीक है, अब a बेस बिंदु का x अक्ष से विस्थापन हो जाएगा x1 डेश माइनस x1। ठीक है, विस्थापन यहाँ से यहाँ तक कितना विस्थापन हुआ उसको घटाकर निकालते हैं ना,
तो x अक्ष में हो जाएगा ये, कटा दीजिए इसको, क्या हो जाएगी ये अल्फा माइनस y1 ओमेगा। ठीक है, उसी प्रकार इस बिंदु का y अक्ष से विस्थापन हो जाएगा y1 डेश माइनस y1 इक्वल टू ये y1 कट जाएगा। ठीक है, बचेगा उसको लिख दीजिए बीटा प्लस x1 ओमेगा। देखिए x अक्ष में अल्फा विस्थापन निकालेंगे, y अक्ष में अल्फा विस्थापन निकालिए। ठीक है, तो F1 ये जो F1 है उसके द्वारा लगाया गया कुल बल क्या होगा, x अक्ष में बल प्लस y अक्ष में लगाया गया बल। तो x अक्ष में लगाया दोनों बल के कारण जो कार्य होगा, ठीक है, वो टोटल जो F1 बल के द्वारा लगाया गया कार्य होगा। ठीक है, तो ये इधर x अक्ष में कुल कार्य देख लेते हैं। x अक्ष में जो बल लग रहा है x1 है गुणा इसकी जो स्थिति है, ठीक है, विस्थापित कितना अल्फा माइनस ओमेगा y1 लिख लेते हैं। ठीक है, प्लस होगा, है ना। तो ये y अक्ष में जो कार्य हो रहा है वो जाएगा बल जो लग रहा है y1 गुणा विस्थापन क्या हो रहा है, विस्थापित हुआ है बीटा प्लस x1 ओमेगा। ठीक है, इसको छटकार कर लीजिए, इसको ये हो जाएगा अल्फा x1 प्लस ये बीटा y1, इसको पहले लिख लीजिए प्लस ओमेगा कॉमन निकाल लीजिए। ठीक है, ये आ जाएगा प्लस वाले पहले लिख लीजिए, कैपिटल y1 स्मॉल x1 माइनस कैपिटल x1 y1। ठीक है, उसी प्रकार F2 बल द्वारा कृत कार्य बराबर हो जाएगा, इधर F2 की जब F2 बल लेंगे तो इसका जो कोऑर्डिनेट्स है वो पूरे चेंज हो जाएंगे, है ना, पूरे चेंज हो जाएंगे। ये 2 लिखाएगा 2 2 2 2 इस प्रकार से ये 2 लिखाएगा, है ना। तो यहाँ हो जाएगा अल्फा x2 बीटा y2 प्लस ओमेगा y2 स्मॉल x1 माइनस कैपिटल x, यहाँ 2 आएगा ना, यहाँ स्मॉल y2। ठीक है, उसी प्रकार सभी F3 के लिए निकाल सकते हैं। F3 द्वारा कृत कार्य, F4 द्वारा, F5 द्वारा कृत कार्य, ऐसे लगातार निकाल सकते हैं। तो सभी जो कुल कार्य होगा, ठीक है, सभी बलों द्वारा लगाया, सभी बलों द्वारा किया गया कुल कल्पित कार्यों का बीजीय योग हो जाएगा, बीजीय योग। ठीक है, इसको किस प्रकार से लिखेंगे बीजीय योग को, इसको W इक्वल लिख लेते हैं, ये अल्फा। ठीक है, अल्फा तो सभी में कॉमन निकलेगा। ठीक है, ये इधर x1 प्लस x3, x2 प्लस x3, ठीक है, x4, ऐसे आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा बीटा y1 प्लस y2, ऐसे बढ़ते जाएगा। और इधर ओमेगा है। ठीक है, ओमेगा के में y1 कैपिटल x1 माइनस ये कैपिटल x1 स्मॉल y1 प्लस ये y2, ठीक है, y2 यहाँ कैपिटल y2 स्मॉल x2 माइनस कैपिटल x2 स्मॉल y2। ठीक है, ऐसे करके ये भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये भी बढ़ता जाएगा। तो इसको पूरे W इक्वल क्या लिख सकते हैं, पूरे W इक्वल लिख सकते हैं हम लोग अल्फा समीशन ऑफ x1 प्लस बीटा समीशन ऑफ y1 प्लस ओमेगा। ठीक है, समीशन ऑफ, ये लिख लीजिए कैपिटल y1 x1 माइनस कैपिटल x1 y1। साम्य स्थिति में कल्पित
कल्पित कार्य का मान शून्य होना चाहिए। इसके लिए आवश्यक प्रतिबंध है सभी जो बलों का योग एक्स अक्ष में जो लगने वाला बल है सभी बिंदुओं के कारण, ठीक है, वो शून्य होना चाहिए। y अक्ष में सभी बिंदुओं के द्वारा लगने वाला बल भी 0 होना चाहिए और तथा इसका मान भी शून्य होना चाहिए। समीशन ऑफ y1 x1 कैपिटल Y1 x1 माइनस कैपिटल x1 y1, इसका मान 0 होना चाहिए, तब W का मान होगा शून्य, मतलब कल्पित कार्य का मान होगा शून्य। और पर्याप्त प्रतिबंध के लिए आवश्यक है कि इसको उल्टा लेते हैं ना, W इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है, W इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसके लिए क्या चाहिए हमको, अल्फा समीशन ऑफ x1 प्लस बीटा समीशन ऑफ y1 प्लस ओमेगा समीशन ऑफ कैपिटल y1 स्मॉल x1 माइनस कैपिटल x1 स्मॉल y1 इक्वल टू होना चाहिए 0, ठीक है। अब यदि हम लोग अल्फा को 0 ले, ओमेगा को 0 ले, तो क्या हो जाएगा, अल्फा को 0 ले और ओमेगा को 0 ले तो समीशन ऑफ y1 का मान 0 हो जाएगा, ठीक है। यदि बीटा को 0 ले और ओमेगा 0 ले, ठीक है, और अल्फा का मान 0 के बराबर नहीं हो तो क्या होगा, ये समीशन ऑफ x1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये जब बीटा को 0 ले और अल्फा को 0 ले और ओमेगा को 0 के बराबर ना ले, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, समीशन ऑफ y1 कैपिटल Y1 स्मॉल x1 माइनस कैपिटल x1 स्मॉल y1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको लिख देते हैं, अल्फा इक्वल टू 0, ओमेगा इक्वल टू 0, बीटा इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अल्फा बीटा ए ओमेगा इस प्रकार से, ठीक है। ये 0 ले लेंगे, इसको 0 के बराबर नहीं लेना, ठीक है, इसको 0 के बराबर लेना, इसको 0 के बराबर लेना। और इस कंडीशन में ओमेगा नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, और अल्फा का मान 0 होगा, बीटा का मान 0। चलो आज का वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें, और इसके आगे की वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।